अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं इमरान और आप स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल से मुझे देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर नंबर 5। ओके बच्चों, लास्ट टाइम हमारे लेक्चर के अंदर हमने हैसेस लॉ को कवर कर लिया था। आज मज़ीद क्या रह गया, आपके जहन में सवाल होगा कि अब मज़ीद क्या रह गया चैप्टर के अंदर। हैसेस लॉ भी पढ़ा दिया, सारी चीज़ें पढ़ा दी। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी। आज आपको एंट्रोपी से रिलेटेड थर्मोडायनामिक का मोस्ट हाईलाइटेड वेरिएबल है ये, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इससे, और हमें कई चीज़ों का अंदाज़ा होगा, किन किन बातों का हमें आज अंदाज़ा होगा इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एंट्रोपी है क्या, ये डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। इसे बच्चों हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम देते हैं एंट्रोपी का। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा डिसऑर्डर होगी उतनी ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एंट्रोपी ज़्यादा कब होगी? जब डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा हो। जाहिर किससे करते हैं बच्चों? हम इसे जाहिर करते हैं एस के साथ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अमाउंट बढ़ेगा तो एंट्रोपी में इजाफा होगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इसका की पॉइंट सुनते रहो, स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, तो इसमें वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो किसी स्टेट फंक्शन में होती हैं। और अब तक आपको इतनी बार तस्करा हो गया, अब तक आपको याद हो चुका होगा। यानी अगर मैं इसके चेंज की बात करूं तो बेटा इसके चेंज को मैं कैसे लिख सकता हूं? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। किसी साइक्लिक पाथ के लिए एंट्रोपी का चेंज किसके इक्वल होगा? ज़ीरो के इक्वल होगा। इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके बच्चों, एंट्रोपी के हवाले से आप लोग ये बात भी जहन में रखिएगा कि इसके भी फॉर्मूला बताता हूँ कि एंट्रोपी को मेजर नहीं किया जा सकता। एंट्रोपी की वैल्यू को बच्चों हम मेजर नहीं कर सकते। हम मेजर क्या कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं इसका चेंज। बिल्कुल वैसे ही एंथैल्पी आप मेजर नहीं कर सकते। आप क्या मेजर कर सकते हैं? चेंज ऑफ एंथैल्पी। आप इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। आप मेजर क्या कर सकते हैं? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से एंथैल्पी को हम मेजर नहीं कर सकते। हम लिहाजा बात करेंगे किसकी? एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चंद बेसिक पॉइंट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया है, फॉर्मूला भी बता देता हूँ इसका। फॉर्मूला एंट्रोपी का, और बेसिकली ये एंट्रोपी चेंज हीट और साथ में टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यूनिट्स क्या होंगे इसके? टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल, सो जूल
केल्विन इनवर्स या कैलोरी कैल। हीट का यूनिट आप चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर का यूनिट चेंज नहीं करेंगे। टेम्परेचर बच्चों हमारा कौन से यूनिट में रहेगा? केल्विन में ही रहेगा। पॉज करके इसको कॉपी करें और हम आपको अब थोड़ा सा बताएंगे कि एंट्रोपी बेसिकली हमें बताता क्या है। हमारे थर्मोडायनामिक्स के अंदर एंट्रोपी हमें क्या बताता है। चैप्टर के शुरू में हमने आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताए थे। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? वो रिएक्शन जो नेचर में हो रहा है, वो रिएक्शन जो खुद ब खुद हो रहा है, वो रिएक्शन क्या कहलाता है? स्पॉन्टेनियस। दूसरी बात क्या करवाई थी? ऐसा रिएक्शन जो लिटिल पुश के ज़रिए आप जिसको इनिशिएट करवा दो और उसके बाद वो खुद ब खुद होता रहे। आप कंटिन्यूस, आपको उसके लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर ना करना पड़े। बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, बाज़ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको स्टार्ट देना पड़ता है। शुरू में थोड़ी सी हीट दोगे, बस स्टार्ट करवा दिया, अब आप अपनी हीट वापस ले जाएं, रिएक्शन खुद ब खुद होता रहेगा। इसके ऊपर हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं स्पॉन्टेनिटी। तो हमें क्या बताता है? एंट्रोपी से पता क्या चलता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। और बच्चों मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आइसोलेटेड सिस्टम की। जो कंडीशन भी मैं आपको बताऊँगा वो कंडीशन किसके हवाले से होंगी? आइसोलेटेड सिस्टम के हवाले से होंगी। तो बेटा पहला केस सुनो, अगर डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर है ज़ीरो से, ज़ीरो से बड़ी है, इसका दूसरा मतलब क्या है? डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि एंट्रोपी क्या हो रही है? ज़ीरो से बड़ी है। तो बेटा रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर किसी रिएक्शन के बारे में बच्चों अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं कि इसके डेल्टा एस, ये डेल्टा एस कौन सा है बेटा? टोटल। यहाँ कौन सा लिख रहा हूँ मैं? डेल्टा एस टोटल। टोटल डेल्टा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है या पॉजिटिव है तो ऐसा रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा कि टोटल से मुराद क्या है? टोटल, डेल्टा एस टोटल का मतलब क्या है? डेल्टा एस टोटल का मतलब ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग, तो ये दोनों का आप टोटल ले लेंगे तो ये क्या आपके पास आ जाएगा? डेल्टा एस टोटल। ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर मैंने किसी रिएक्शन के हवाले से आपको ये बात बताई, यानी आपको एक और पॉइंट पता चला, आपको पता चला आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन से होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होते हैं जिनका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होता है, और इन अदर वर्ड्स ऐसे रिएक्शंस जिनमें एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। तो जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा एंट्रोपी बढ़ेगी। दोनों वाइस वर्सा करके चेक कर सकते हो। अगर मैं तुम्हें एंट्रोपी बता दूं तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बताऊं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है, आप समझ जाइएगा ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। या मैं कह दूं, मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो आप समझ जाएंगे कि एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही होगी। बेटा अगर लेस देन ज़ीरो, या इसको यूँ कह लो कि डेल्टा एस टोटल, या फिर मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ, टोटल के ऊपर, नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस तरह का जो प्रोसेस है ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और बच्चों तीसरा क्राइटेरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगी? फाइनल की एंट्रोपी ज़्यादा हो या इनिशियल की एंट्रोपी ज़्यादा हो। तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था डेल्टा एस, वो आप किसी भी स्टेट फंक्शन के लिए ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यू कब होगी? जब फाइनल की एंट्रोपी इनिशियल स्टेट की एंट्रोपी से क्या होगी? ज़्यादा। अगर इनिशियल की ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव।
और ये तीसरी हालत क्या हो सकती है, ये 0। तो बेटा इसका मतलब ये होगा इस वक्त रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है। और ये बात मैं किसके लिए करूँगा, ये बात मैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए करूँगा। ये दोनों बातें मैं किसके लिए करूँगा, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसके दरमियान, इक्विलिब्रियम आ चुका होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कुछ चीज़ों के ऊपर बच्चों मैं फोकस दे रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको कि आप यहाँ जहन में रखें कि ये डेल्टा एस से मुराद हमारी क्या है, डेल्टा एस टोटल, यानी एंट्रोपी आपको सिस्टम की भी पता हो, सराउंडिंग की भी पता हो, फिर आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल। और टोटल अगर आपको पता चल गया कि टोटल की वैल्यू क्या आ रही है, तो आप ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। उम्मीद है यहाँ तक जो की गई बातें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, अब एक आइसोलेटेड सिस्टम की बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल आइसोलेटेड सिस्टम की बच्चों क्या हो सकती है, वो है यूनिवर्स। यूनिवर्स एक मतलब हम अक्सर थर्मोडायनामिक्स में कहते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल दिस वन इज यूनिवर्स, ये हो गया आपका सिस्टम, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये क्या बन गया, तो डेल्टा एस टोटल को मैं डेल्टा एस यूनिवर्स भी कह सकता हूँ। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के हवाले से ही बात बता दूँ कि इक्विलिब्रियम कब आता है। इक्विलिब्रियम के हवाले से ये चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं कि पहले आपके पास एंट्रोपी, इक्विलिब्रियम कब आता है, एंट्रोपी पहले क्या हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी, इंक्रीज़ हो रही होगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। जब एंट्रोपी की वैल्यू बच्चों कॉन्स्टेंट हो जाएगी तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एंट्रोपी शुरू में क्या होती है, इंक्रीज होती है, उसके बाद क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रियम पर आकर एंट्रोपी की वैल्यू कांस्टेंट। यहाँ एक एमसीक्यू का पॉइंट भी अपने जहन में रख लें कि किसी रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी मैक्सिमम कब होती है, उसके इक्विलिब्रियम स्टेट पे, क्योंकि बढ़ रही है और यहाँ पर जाकर उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, मैक्सिमम हो चुकी है। दो बातें हो गई बच्चों, अब अपने जहन में रखिएगा दो बातें कौन कौन सी हो गई कि आपके पास एंट्रोपी, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो बच्चों अब मैंने आपको बताया कि ये सारी बातें मैंने किसके हवाले से की, डेल्टा एस पॉजिटिव है, ज़रा जल्दी से रिवाइज कर लो, डेल्टा एस पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस नेगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस की वैल्यू बेटा 0 है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब एंट्रोपी में मज़ीद चेंज नहीं होगा क्योंकि एंट्रोपीज क्या हो चुकी होंगी, कांस्टेंट हो चुकी होंगी, और उस इक्विलिब्रियम की हालत में एंट्रोपी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी। ओके बच्चों, अब आइसोलेटेड सिस्टम की एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा यूनिवर्स है। हम यही कहते हैं आपसे कि हम सिस्टम है, सिस्टम को छोड़कर यूनिवर्स का बाकी हिस्सा क्या है, सराउंडिंग, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। तो अब मुझे बताओ इस यूनिवर्स में कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, जो प्रोसेस इस यूनिवर्स के अंदर हो रहे हैं वो सारे प्रोसेस कौन से हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। यूनिवर्स में होने वाले तमाम प्रोसेस कौन से प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, और अगर वो रिवर्सिबल हैं तो चूँकि सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं तो ओवरऑल क्या हो रहा है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है या कम हो रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है, क्योंकि यूनिवर्स में होने वाले बच्चों तमाम रिएक्शन कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स
इंक्रीज हो रही है। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसीलिए मैं यूनिवर्स के एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये किस सूरत में, ये इरिवर्सिबल की सूरत में कि एंट्रोपी बढ़ रही है। किस केस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी? रिवर्सिबल की सूरत में। तो रिवर्सिबल अगर कोई प्रोसेस है तो बेटा एंट्रोपी, अब यूनिवर्स में होने वाले तमाम प्रोसेस क्या हैं? स्पॉन्टेनियस। जाहिर बात है यूनिवर्स में सारे वाटर ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा रही है, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आपने प्रोसेस इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक वो प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है, एक वो प्रोसेस जो रिवर्सिबल है। तो इस हैं दोनों स्पॉन्टेनियस। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है तो उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी क्या है? कांस्टेंट। तो अगर मैं ये जुमला कह दूं कि किसी यूनिवर्स के अंदर एंट्रोपी, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो इंक्रीज होगी या क्या रहेगी? कांस्टेंट। इंक्रीज किस सूरत में होगी? अगर मैं कौन से प्रोसेस की बात कर रहा हूँ? स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस की। कांस्टेंट कब हो जाएगी बच्चों? जब मैं बात कर रहा हूँ रिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि यूनिवर्स में होने वाले तमाम प्रोसेसेस कौन से हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं। हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को यूं ही डिफाइन करते हैं कि वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है बच्चों, जब ये स्टेटमेंट आपकी समझ में आ गई कि यूनिवर्स की एंट्रोपी या तो बढ़ रही है या कांस्टेंट है, तो बढ़ किस केस में रही है? जब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। कांस्टेंट किस कंडीशन में? जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है। ओके बच्चों, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। जब ये बात समझ में आ गई तो आज आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी समझ में आ गया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट आप ये भी पढ़ते हैं उसकी कि यूनिवर्स के एंट्रोपी या तो इंक्रीज होती है या फिर क्या रहती है? कांस्टेंट। तो क्यों इंक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहे हैं। और कौन सी स्पॉन्टेनियस की बात कर रहा हूँ? इरिवर्सिबल की। इस कंडीशन के अंदर बेटा क्या होता है? तो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट को मैं यूं भी कह सकता हूँ कि एंट्रोपी बढ़ रही है ना, कैन बी क्रिएटेड। अब इन दोनों बातों में आपको कहीं एंट्रोपी के एक तरफ बढ़ने का तासुर मिला, एक तरफ बढ़ने का आपको लेसन मिला, और एक तरफ कांस्टेंट कम होने का लेसन तो कहीं पर भी नहीं मिला। यानी यूनिवर्स के एंट्रोपी क्या नहीं हो सकती? बढ़ सकती है, हाँ बढ़ सकती है। कांस्टेंट हो सकती है, हाँ कांस्टेंट हो सकती है। क्रिएट हो सकती है, हाँ क्रिएट हो सकती है, बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ही एक फॉर्म है कि एंट्रोपी को इंक्रीज किया जा सकता है, एंट्रोपी को इंक्रीज किया जा सकता है, एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा जा सकता है, लेकिन एंट्रोपी को डिक्रीज नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों। फिर एक और देखो, ये स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल में हर बच्चे को पता होगी सेकंड लॉ की, कि हीट को जो हम फ्लो करते हैं जब कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, क्या हीट को लेके जाया जा सकता है? हाँ लेकर जाया जा सकता है, बट विद द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट आप लोगों को सबको समझ में आती है, लेकिन ये वाली बच्चों को स्टेटमेंट मैं क्लियर कर रहा था। चूँकि मैं एंट्रोपी की बात कर रहा था, तो एंट्रोपी से मैंने आपका सेकेंड लॉ भी क्लियर करने की कोशिश की है। ओके बच्चों, थोड़ा सा एक और भी बता दूंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका एक फॉल्ट क्या था? उसका ये भी फॉल्ट था कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, क्या हीट 100% वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? हीट का कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है? क्या पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? तो इसका आंसर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पास नहीं था। इसका आंसर आपने, इसीलिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ी है? सेकंड लॉ की ज़रूरत पड़ी, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि हम टोटल हीट को टोटल वर्क में
एक्सचेंज नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते आप, टोटल हीट एक्सचेंज नहीं होगा वर्क के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक और बात, क्योंकि एक एमसीक्यू का पॉइंट बता रहा हूँ, वर्क एक कंपटीशन के क्वेश्चन में ये आ चुका है, एक कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्या वर्क पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है? ये काम तो नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली। तो ये काम तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये वाला काम हो सकता है। तो इसलिए आप इसको एमसीक्यू के रेफरेंस से याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिसके ऊपर एंट्रोपी डिपेंड करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंट्रोपी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंट्रोपी में बच्चों सबसे पहले अब आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड के अंदर बच्चों पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं लिक्विड के, और गैस के अंदर तो बहुत दूर दूर होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रैंडम स्टेट में कौन है, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, सबसे ज़्यादा रैंडम स्टेट में कौन है? गैस, उसके बाद लिक्विड, और सबसे कम रैंडम स्टेट में कौन है? सॉलिड। तो एंट्रोपी का ऑर्डर क्या होगा? मैं तो एंट्रोपी कंपेयर करना, हम कंपेयर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर, तो एंट्रोपी का ऑर्डर ये हो जाएगा, पहला पॉइंट। अगर दोनों सॉलिड हैं तो बेटा सॉलिड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सॉलिड दो तरह के हो सकते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन भी होते हैं, सॉलिड अमॉर्फस भी होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें एक रेगुलर पैटर्न होता है, ए बी ए बी ए बी, एक रेगुलर पैटर्न है। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? जिनके अंदर कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता। अब मैं यहाँ ए के बाद क्या लिखूँगा? बी लिखूँगा या दोबारा ए लिख दूँगा, ये बात आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसमें कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। लेकिन यहाँ आप एक रेगुलर पैटर्न है, यहाँ आप बता सकते हैं कि बी के बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो एंट्रोपी होगी वो एंट्रोपी आप कंपेयर करेंगे, तो अब आप खुद ही बता दें कि किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक जी, अमॉर्फस की एंट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। सर गैसेस की बात कर रहे हैं, चलें मैं मुख्तलिफ गैसेस को कंपेयर करता हूँ, फिर आपको कुछ और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चों NO2 गैस, N2O4 गैस, दोनों गैसियस स्टेट में है, अब कंपेयर करो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है? SO2 गैस, SO3 गैस, CH4 गैस, C2H6 गैस, मीथेन और एथेन। तो बेटा एक बात ध्यान में रखना कि जितने कम एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ज़्यादा वो ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे एटम्स की तादाद बढ़ेगी मॉलिक्यूल के अंदर, वैसे वैसे उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। तो अब इन दोनों में से मुझे यहाँ 6 एटम नज़र आ रहे हैं, यहाँ 3 एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। इन दोनों में से बच्चों यहाँ आपको 3 एटम नज़र आ रहे हैं, यहाँ 4 एटम नज़र आ रहे हैं, यहाँ 5 एटम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर 8 एटम नज़र आ रहे हैं, तो इसकी एंट्रोपी इसके मुकाबले में क्या होगी? ज़्यादा। यहाँ पर तुम्हें एक दो बातें मैं बता रहा हूँ, वो बातें अपने ध्यान में रख लो। यानी मैं कह सकता हूँ कि एंट्रोपी ज़्यादा होगी जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ेगी।
जैसे जैसे एटम्स की तादाद में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगी। इस पॉइंट को चाहो तो यूं भी लिख सकते हो कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। लेकिन मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहा, कहा बाज़ किताबों में ऐसा लिखा भी होता है। मैं किस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा हूँ? एटॉमिसिटी के ऊपर। एक और पॉइंट तुम लोगों को बता दूँ जो यहाँ पर भी वैलिड है, आप यूँ कह लें कि एंट्रोपी बढ़ेगी जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे। एंट्रोपी कंपेयर करने का तरीका, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे स्ट्रक्चर उतना कॉम्प्लेक्स फैला हुआ स्ट्रक्चर होगा, उतना ज़्यादा वो उसकी एंट्रोपी होगी, उतना ज़्यादा वो रैंडम हो सकता है। अरे आपको समझ में भी आता है, 3 एटम होते स्ट्रक्चर अगर लीनियर है तो लीनियर स्ट्रक्चर बिल्कुल एक प्लेन में, ट्राइगोनल में गया तब भी प्लेन में, टेट्राहेड्रल में निकला तो वो 3 डायमेंशनल हो गया। तो 3 डायमेंशनल होने की वजह से क्या हो रहा है कि उसकी एंट्रोपी, उसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो रहा है और एंट्रोपी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके बच्चों, एक और फैक्टर बताते हैं। आप लोग बताइएगा टेम्परेचर का आपको क्या लगता है कि एंट्रोपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या टेम्परेचर बढ़ाने से आपको क्या लगता है रैंडमनेस बढ़ेगी या कम होगी? तो बिल्कुल सही जवाब, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंट्रोपी में इजाफा होगा। पार्टिकल्स अगर अरेंज भी होंगे तो वो वापस डिसऑर्डरनेस की तरफ चले जाएंगे। तो जो प्रेशर का असर क्या होगा? क्या लगता है आपको प्रेशर का क्या असर होगा? प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो कॉम्पैक्टनेस की तरफ जा रहे हैं तो एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान में रखें कि एंट्रोपी का प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेशन। प्रेशर कम करोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, प्रेशर कम करोगे वो पार्टिकल्स दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रेशर का असर हो गया। चलिए यहाँ पर मैं कुछ एक छोटा सा आपको मतलब कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो इस लिहाज से हम डील कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने ये फैक्टर्स नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लिया करें। चलो मैं क्वेश्चन में आता हूँ। ठीक है, आप असाइन द साइन ऑफ delta S in the following. CO2 solid एक केमिकल रिएक्शन दिया हो, आपको आइडिया लगाना है कि इसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आप इसको आइडिया कैसे लगाएंगे? फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन लिख दिया मैंने। अच्छा, ये एक लेक्चर लिख, एक रिएक्शन मैंने ये लिख दिया है। और कौन सा दे दूँ? चलो यहाँ बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जब सॉलिड होती है तो ये क्या कहलाती है? ड्राई आइस। प्रोसेस कौन सा? सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन का प्रोसेस। अब बताना क्या है, इसके डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? बेटा अब आपको पहले बता चुका हूँ, डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव कब होता है? जब एंट्रोपी बढ़ रही है, और नेगेटिव कब होता है? जब एंट्रोपी कम हो रही है। तो यहाँ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, डेल्टा एस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव।
शाबाश। अब यहाँ पर आपके पास वाटर है जो कि लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है, तो डेल्टा एस का साइन कैसा हो जाएगा बच्चों, डायमंड हो रहा है ग्रेफाइट में कन्वर्ट। अब क्या करें, तो बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं डायमंड का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ चुके हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यूनिट्स आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत एक कॉम्पैक्टनेस के साथ आपस में ये पूरा एक जाइंट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। और ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट की लेयर्स हेक्सागोनल लेयर्स हैं और ये हेक्सागोनल लेयर्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई होती हैं। ये वैन डर वाल्स फोर्सेस ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है और ये लेयर आपस में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस के ज़रिए हेल्ड करती हैं और आप ये भी पढ़ते हैं कि ये लेयर्स एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा ग्रेफाइट का, वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर अरेंजमेंट में, हालांकि दोनों क्रिस्टलाइन है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, दो क्रिस्टलाइन को कंपेयर कर रहा हूँ, डायमंड भी ग्रेफाइट भी दोनों, लेकिन डायमंड का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर रेगुलर टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर हुआ है, वहाँ जो तरतीब है वो तरतीब अपनी जगह से हिल नहीं सकती, जबकि ग्रेफाइट की लेयर आसानी से एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती है, इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, आप लोग रीज़न भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली डायमंड ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, ज़्यादा ऑर्डर है इसके अंदर, और यहाँ पर जब जाएंगे तो ऑर्डर कम हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पर डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, लिहाजा एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव। ये वाला तो आसान है, नज़र आ रहा है गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, इस पर आइडिया लाओ, सारी गैसेज हैं, आइडिया लगाओ, डेल्टा एस पॉजिटिव या नेगेटिव। देखें मैं सुनो, गैस 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 सारे गैसेस हैं। एक और बात है, यहाँ गैसेस के कितने मोल हैं बेटा, यहाँ गैसेस के कितने मोल्स हैं, यहाँ टोटल पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23, यहाँ कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय, पार्टिकल्स की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, पार्टिकल्स की तादाद कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है, पार्टिकल्स की तादाद कम हो रही है तो एंट्रोपी क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ पर तुम्हें एक और चीज़ भी बता देता हूँ मैं, तुम इसको अपने पास, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे आमतौर पर, मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो हाइड्रोजन किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, दोनों में से किसकी एंट्रोपी ज़्यादा है, सिंपल है, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड, यहाँ तो एक भी बॉन्ड नहीं है, यहाँ एक बॉन्ड है तो नंबर ऑफ बॉन्ड किसके ज़्यादा है, तो एंट्रोपी किसकी ज़्यादा है, H2 की एंट्रोपी H से ज़्यादा है। लेकिन अगर बेटा मैं यही सवाल करूं कि मैं H2 को तोड़ लाऊं किसके अंदर, यानी ये सवाल दो तरह से मैं आपसे पूछ सकता हूं, एक तो मैं पूछूं हाइड्रोजन की एंट्रोपी ज़्यादा या हाइड्रोजन की, यहाँ पर मैंने आपको ये नहीं कहा कि मैं H2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा हूँ H में, यहाँ मैं ये बात कह रहा हूँ H2 मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहा हूँ किस में, H में, तो बताओ अब एंट्रोपी किसकी ज़्यादा होगी, अब एंट्रोपी इसकी ज़्यादा होगी और इसके डेल्टा एस की वैल्यू कैसी होगी, ठीक है ना। यहाँ बच्चों हम आपको गैसेस के हवाले से ये बात बता देते हैं। अब एक रिज़ल्ट निकालो, देखो यहाँ पर आपके पास अगर मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी निकालूँ, डेल्टा एन जी निकालना हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स नेगेटिव। एक रिज़ल्ट तुम लिख सकते हो अपने पास कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो एंट्रोपी चेंज भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या निकला है, पॉजिटिव कब निकलेगी, जब प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा होंगे, तो डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव। एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के एंट्रोपीज को कंपेयर कर सकते हैं, और ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये किसके पॉइंट बन सकते हैं, ये सारे पॉइंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट बन सकते हैं।
ओके, एक छोटी सी चीज़ सर लिखा नहीं था तो भाई वीडियो पीछे करो, दोबारा देख लो, पॉज करके नोट कर लो। चलो इधर देखो, अब आपके पास हाँ स्टैंडर्ड एंट्रोपी, क्योंकि एंट्रोपी आपको बता चुका हूँ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब इसके लिए भी डिफरेंट टेम्परेचर पर एंट्रोपी की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर एंट्रोपी की वैल्यू डिफरेंट होंगी। प्रेशर चेंज करूँगा एंट्रोपी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बच्चों स्टैंडर्ड एंट्रोपी का मतलब क्या होगा कि हम जो चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं एंट्रोपी का वो किस पर कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर। इसकी जगह 1 एटमॉस्फेयर भी लिखा हो, बार नहीं लिखा हुआ तो एटमॉस्फेयर को तस्लीम कर लेना, और एटमॉस्फेयर और बार दोनों लिखे हों तो फिर बार, क्योंकि 1 बार इज़ नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। क्या रिलेशन बताया था, 1 बार इज इक्वल टू 1.0133 एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, स्टैंडर्ड। अच्छा यहाँ पर एक और पॉइंट भी, जिस तरह से हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पीज़ ऑफ फॉर्मेशन के हवाले से जो बातें की थी, हमने क्या कहा था, H2 की इंथैल्पी, Cl2 की इंथैल्पी, O2 की इंथैल्पी, ब्रोमीन, लिक्विड, गैस, जो कंपाउंड जिस सूरत में, ऑक्सीजन आपको इसी सूरत में यूनिवर्स में पाई जाती है, इसको आप बनाना नहीं पड़ता, आपको O2 की फॉर्म में ही हमें मिलती है। तो इन सब के लिए हम इंथैल्पी की वैल्यू क्या लेते थे, 0। इनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या होगी, इन सब के लिए 0। और बताया था, और ग्रेफाइट के लिए, ग्रेफाइट के लिए सर आपने क्यों कहा, डायमंड के लिए क्यों नहीं कहा, क्योंकि ग्रेफाइट सबसे स्टेबल है, एलोट्रॉप। तो ग्रेफाइट के लिए P4, वाइट के लिए, सल्फ़र कौन सा वाला, सल्फ़र रोम्बिक के लिए। इस पॉइंट को मैं अच्छी तरह से आपको क्लियर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। इन सब की इंथैल्पी 0 होती है, इन सब के स्टैंडर्ड एंट्रोपी की वैल्यू भी क्या होगी, 0। एक और पॉइंट, एंट्रोपी की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी इनकी। अब एंट्रोपी मैं किसी केमिकल रिएक्शन में बिल्कुल वैसे ही निकाल सकता हूँ जैसे आप इंथैल्पी चेंज निकालते थे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास से रिएक्टेंट है N1, N2, N3, N4, इसके एंट्रोपी चेंज का बेटा फॉर्मूला क्या होगा, वही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, याद रखिएगा, प्रोडक्ट N3 मल्टीप्लाई बाय C, ये प्रोडक्ट हो गया, प्लस N4 मल्टीप्लाई बाय D। ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसकी बात हो गई, और ये C के क्या हो गए, एंट्रोपी। प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, N1 डेल्टा एस ए प्लस N2 डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला उसी तरह से वर्क करता है बच्चों जिस तरह से वर्क करता है इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला। एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज पुट कर दी हैं, आंसर निकाल लेना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, अभी हम पढ़कर आए कि लिक्विड, सॉलिड और गैस में सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, गैस की। सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा एंट्रोपी किसकी होती है, लिक्विड की। और अब फॉर एग्जांपल आपके पास है एक रॉ एग, इसको आपने किया बॉइल्ड, तो बेटा कोई हैरत की बात नहीं है, ये काम तो सभी बच्चे माशाल्लाह से बड़े बासलाहियत हैं, घरों पे ये काम तो कर ही लेते हैं। रॉ एग को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉइल्ड। बेटा रॉ एग है लिक्विड, बॉइल्ड एग है सॉलिड। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड के अंदर बेटा रैंडमनेस ज़्यादा होती है, सॉलिड के अंदर डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस
यहाँ रेंडमनेस ज़्यादा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर, तो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी। लिक्विड से सॉलिड पे जा रहे हो, एंट्रोपी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। लेकिन बच्चे अगर आपने इसको नेगेटिव लिखा तो आपकी नैया डूब गई। एक जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं होती? इसके लिए आज हमने एक एक्सपर्ट बुलाए हुए हैं, क्योंकि ये अंडे का फंडा है, अंडे का मसला है। अंडे का मसला इतना सादा नहीं है। तो अब इस चीज़ की एक्सप्लेन करने के लिए मैं दावत दूंगा हमारी प्राइड ऑफ स्कॉलर्स, हमारे स्कॉलर्स की रूह और हमारी बेहतरीन टीचर डॉक्टर उरूज अमजद को, जो अब आपको आकर बताएंगे अंडे में चल क्या रहा। आए उरूज, आप अंडे की एक्सपर्ट। अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आप लोग डिस्कस कर रहे थे एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। आपने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? एंट्रोपी। आपने लिक्विड, सॉलिड और गैस को कंपेयर किया तो आपने कहा कि सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि उसमें कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होती है, रैंडमनेस क्या होती है? कम होती है, ठीक है। लेकिन अब आगे यहाँ पे एक मसला क्या है कि जब आप एक रॉ एग यानी अनबॉइल्ड एग है, ठीक है, उसको जब आप बॉईल करते हो यानी उस लिक्विड एग को आप कन्वर्ट करते हो सॉलिड में, ठीक है, तो होना क्या चाहिए था? एंट्रोपी कम होनी चाहिए थी। लेकिन एंट्रोपी कम होने के बजाय एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग के अंदर आपके पास एक ख़ास किस्म की प्रोटीन मौजूद होती है। एग के अंदर क्या मौजूद होती है? प्रोटीन। अब ये जो सारा काम हो रहा है, ये जो मतलब एंट्रोपी कम होने के बजाय एंट्रोपी बढ़ रही है, इसका रीज़न क्या है? एग के अंदर प्रोटीन का होना, ठीक है। अच्छा, पहले तो हम ये समझते हैं प्रोटीन होती क्या है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या होती है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेगी आपके पास? प्रोटीन। अच्छा, अब प्रोटीन इनिशियली स्ट्रेट चेन की फॉर्म में बनती है, लेकिन हमारे पास एग के अंदर प्रोटीन इस स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मौजूद नहीं होती, बल्कि ये प्रोटीन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में क्या होती है? फोल्ड होती है। जैसे ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर का। लेकिन ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद इस तरह से कॉइल्ड होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने के बाद ये प्रोटीन क्या होती है? फोल्ड होती है। और जब ये प्रोटीन फोल्ड होती है तो हम इसको क्या नाम देते हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो अब हमारे पास एग के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है वो है टर्शरी फॉर्म में। किस फॉर्म में मौजूद होती है? टर्शरी फॉर्म में। अब होता क्या है कि जब हम इस एग को बॉईल करते हैं, ठीक है, तो अब हमें पहले ये समझना है कि जब अब एग को बॉईल करो तो असल में हो क्या रहा है। देखो, प्रोटीन एक बहुत नाजुक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब हम इसे किसी स्ट्रेस से एक्सपोज करेंगे, यानी आप इसको किसी एबनॉर्मल कंडीशन से एक्सपोज करोगे तो इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, यानी ये प्रोटीन क्या हो जाती है? डीनेचर हो जाती है। क्या हो जाती है? डीनेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? यानी प्रोटीन एक ख़ास शेप में मौजूद होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? टर्शरी स्ट्रक्चर, जो कि एग के अंदर मौजूद है। लेकिन जब हम उसे हीट से एक्सपोज कर रहे हैं तो हीट से एक्सपोज करने पे क्या होता है कि ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो जाता है, यानी ये जो आपके पास टर्शरी फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ये प्रोसेस क्या कहला रहा है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच द शेप ऑफ द प्रोटीन चेंजेस, ठीक है। यानी आपने उसको हीट से एक्सपोज किया, हीट से एक्सपोज करने पर उसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा, अब एग के अंदर आपके पास इस तरह के बहुत से स्ट्रक्चर्स मौजूद होंगे टर्शरी। तो बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर्स जब डीनेचर होंगे तो आपके पास बहुत सारे क्या बन जाएंगे? सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स या प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ऐसे ही है। तो अब होता क्या है कि जब प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, यानी प्रोटीन जो है वो क्या हो गई? उसकी जो टर्शरी स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट हो गया किस में?
प्राइमरी स्ट्रक्चर में, यानी आपने प्रोटीन के क्या की शेप ख़राब कर दी, प्रोटीन को डिनेचर कर दिया। तो उसको डिनेचर करने के बाद क्या होता है कि ये जो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरमिंगल्ड हो जाती हैं, टेंगल्ड हो जाते हैं, यानी ये इरेगुलर से क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी और एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बनाएंगी और एक बहुत रैंडम सा स्ट्रक्चर होगा, बहुत डिसऑर्डर्ड से आपस में ये क्या होंगे, अरेंज होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, यानी ये कॉम्पैक्ट हो रही है लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, डिसऑर्डर्ड अरेंज हो रही है प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। पहले प्रोटीन के अंदर क्या, पहले एग के अंदर जब वो लिक्विड फॉर्म में था तो टर्शरी स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट थी प्रोटीन की, लेकिन जब हमने उसको डीनेचर किया, उसको हीट दी, तो उसके बाद क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी में। और वो जो प्राइमरी आपस में इस तरह से इरेगुलर से आपस में इंटरमिंगल्ड हो रहे हैं, टेंगल्ड हो रहे हैं, तो आपके पास ये एक बहुत सा डिसऑर्डर्ड सा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम, जो होता तो सॉलिड फॉर्म में, यानी अब यहाँ पे क्या हुआ, आपका अंडा जो है वो जम गया है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन। क्या नाम देते हैं, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या है, यानी जब कोई चीज़ लिक्विड से कन्वर्ट होती है सॉलिड फॉर्म में, यानी आपका अंडा जो रॉ एग था वो लिक्विड फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में। इस दौरान क्या हुआ, इसके अंदर जो प्रोटीन थी वो क्या है, डीनेचर हुई, डीनेचर होने के बाद वो कन्वर्ट होगी सॉलिड में। लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि जिस सॉलिड में कन्वर्ट हुई है वो सॉलिड बहुत ज़्यादा क्या है, डिसऑर्डर्ड अरेंज है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा रैंडम ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में क्या है, अरेंज है। इस वजह से इसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। यानी जब वो टर्शरी फॉर्म में था तो वो बहुत प्यारे तरीके से, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्या थी, उसकी प्रोटीन्स अरेंज थी एग के अंदर, लेकिन आपने उसको जब हीट दी, उसको डिनेचर किया, तो डिनेचरेशन की वजह से प्रोटीन जो है वो सिंगल, उसकी शेप ख़राब हो गई, वो स्ट्रेट स्ट्रैंड्स की फॉर्म में आ गई, वो इस तरह से टेंगल्ड हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है। तो ये रीज़न है कि क्यों एग बॉयल करने पे हमारे पास जो है वो एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, कि जब हम एग को बॉयल करते हैं तो इसके अंदर जो मौजूद प्रोटीन्स है वो डिनेचर होती हैं और डिनेचरेशन की वजह से उसकी रैंडमनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट हो गया क्लियर, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताती जाऊं, ठीक है। आप सबको पता है रबड़ का, ठीक है, रबड़ के बारे में सबने सुना है कि स्ट्रेचेबल सब्सटेंस है जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद भी है, ठीक है। ये क्या है, रबड़, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये रबड़ है क्या, ये रबड़ क्या है, ये बेसिकली एक पॉलीमर है। जिस तरह से हमने बात की प्रोटीन की, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स, इस तरह से रबड़ भी क्या है, एक पॉलीमर है। ये पॉलीमर है किस चीज़ का, ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन यूनिट्स का, मतलब आपके पास मोनोमर्स हैं आइसोप्रीन, जब बहुत सारे आइसोप्रीन्स जुड़ेंगे एक पॉलीमर बनाएंगे, वो पॉलीमर क्या कहलाता है, रबड़, ठीक है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, इस तरह का आपके पास स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर क्या है, आइसोप्रीन। जब इस तरह के बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट्स जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, एक पॉलीमर। अच्छा, अब वो पॉलीमर जो है ना, वो बनने के बाद इस तरह से कॉइल्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, कॉइल्ड फॉर्म में, यानी वो अरेंज इस तरह से होते हैं कि वो आपके पास कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब जब हम रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, जब हम रबड़ को स्ट्रेच करेंगे तो ये जो कॉइल्ड पॉलीमर होता है ये हो जाता है अनकॉइल्ड, ये कॉइल्ड पॉलीमर क्या हो जाता है, अनकॉइल्ड। और जब ये अनकॉइल्ड होगा तो अनकॉइल्ड रबड़ में जो रैंडमनेस है वो एज कम्पेयर टू कॉइल्ड रबड़ क्या होती है, कम होती है, ठीक है। आपको नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो ज़्यादा रैंडमली जो है वो मॉलिक्यूल्स अरेंज है एज कम्पेयर टू दिस अनकॉइल्ड रबड़। इस वजह से इसमें जो है वो एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जब आप रबड़ को स्ट्रेच करोगे तो रबड़ को स्ट्रेच करने पे उसकी एंट्रोपी पे क्या असर होगा, उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल्स आपने याद रखने, जब आप एग को बॉयल कर रहे हो यानी लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हो सॉलिड एग में, तो उसकी एंट्रोपी होनी क्या चाहिए थी, इंक्रीज होनी, डिक्रीज चाहिए थी, लेकिन डिक्रीज होने की बजाय वो क्या आ रही है, इंक्रीज। उसका रीज़न हमने पढ़ लिया। और सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस कर लिया कि रबड़ जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने पर उसकी एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। अल्लाह, यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, ठीक है। इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।